क्रिया। और एक बार आपको ले चलते हैं जयपुर में 40 ऑफिस, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। बीके, आप 40 के ऑफिस में मौजूद हैं, वहां पर हम जानना चाहते हैं कि वहां जो तमाम व्यापारी जो वहां पर सदस्य हैं वो इस बजट को किस रूप में देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? दीपक, आप और विक्रम लगातार सुबह से इस बजट की बारीकियां, बजट से पूर्व और बजट के बाद, ये तमाम बारीकियां और जितनी भी प्रावधान है बजट के, आप लगातार बता रहे हैं। तो यहाँ भी जो A1 टीवी की पूरी टीम ने जिस तरह से आज ये बजट पर काम किया है, 40 की आप ऑफिस में आप देखेंगे कि स्क्रीन पर A1 टीवी देखा जा रहा है और इसी के साथ ये लाइव प्रसारण हो रहा है। हमारे साथ जो 40 का प्रतिनिधि मंडल है, जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, विशेषज्ञ अपने अपने सेक्टर के, इनसे जानेंगे कि अब बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये पिटारा खुल चुका है और पिटारे से किसको क्या मिला, इसकी जानकारी करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या रहा बजट से, जो उम्मीदें थी आपकी पूरी हुई? बजट से जितनी उम्मीद थी उतनी पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत पूरी हुई है। और मैं पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर से हूँ। एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने काफी दिया है, काफी बेनिफिट्स डिक्लेयर किए हैं। बट अभी भी चाइना से जो हमें कंपटीशन करना पड़ता है एमएसएमई सेक्टर को, उस कंपटीशन में जाने के लिए अभी ऐसा कोई मेजर बेनिफिट अभी नहीं मिल पा रहा है हमको। उससे हम चाइना से बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रहे। अभी भी चीन से जो प्रतिस्पर्धा व्यापार के क्षेत्र में हो रही, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीन के से प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, वो नहीं उठाए गए हैं। बनीचंद जैन है, एराटिया से हैं। आपकी स्विच गियर क्या सस्ता हुआ या नहीं हुआ? वर्षों से की मांग है आपकी? हाँ साहब, हमारी मांग थी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पंपिंग सेट लगते हैं, जो सिंचाई के उपकरण होते हैं, पानी के किसानों के एक्सक्लूसिव सिंचाई के ही काम आते हैं, उनमें से हमारे को उम्मीद थी कि टैक्स वो करेंगे 5%। पहले 12 था, उसको 18 कर दिया उल्टा। और वायर और केबल पे भी टैक्स इन्होंने पहले 5% था, उसको 18 कर दिया। हमारी मांग ये थी कि इनको वापस 5% करते तो किसानों की आय कुछ दुगनी होने की दिशा में आप बढ़ते हैं। आप उल्टा बढ़ रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि आय दुगनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन पे टैक्स इम्पोज करते हो, तो वो आय कैसे दुगनी होगी? परंतु उम्मीद के विपरीत हुआ। अब वायर केबल ये सब इम्पोर्टेड, जो पंखे, कूलर, मिक्सी, ये इम्पोर्टेड चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते पड़ेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया के रॉ मटेरियल महंगा। तो आप अगर किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर ट्रेड से संबंधित जो उपकरण हैं उनको सस्ता करना होगा, लेकिन इसमें सस्ता नहीं किया गया। बनेचंद जी नाराज हैं, निराश हैं। आत्माराम गुप्ता जी रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ स्ट्रेंथन, कुछ वित्त पोषण किया गया है, क्या संतुष्ट हैं आप? इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आम आदमी जो मध्यम दर्जे के मकान खरीदता है उन्हें सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इसमें जो मेन हमारा फोकस था कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, जिससे बहुत बड़े रूप में राहत सबको मिल सकती थी, वो इसमें मिसिंग है। और हम उम्मीद करते हैं इस पर पुनर्विचार पार्लियामेंट करेगी और इसे जरूर करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो पेमेंट किए जाते हैं, ब्याज का पेमेंट किया जाता है, LIC के और ETC के तहत जो रिबेट मिलती है, मूलधन का रिपेमेंट किया जाता है लोन के अगेंस्ट, तो उसकी रिबेट 1.5 लाख रुपए तक ही है मिला करके। तो वो उसके ऊपर भी पुनर्विचार करना था कि ये बहुत सालों से 1.5 लाख की लिमिट चली आ रही है आम आदमी का जो लोन लेता है उसे रिपेमेंट करने के लिए, ये बढ़ा के 5 लाख कम से कम इसमें किया जाना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ रिबेट्स हैं जो कि बहुत आवश्यक थी, उन पे विचार नहीं किया गया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जोर डाला गया है, उससे निश्चित तौर से कि पूरे देश की GDP बढ़ेगी और रियल एस्टेट को भी इससे बूस्ट मिलेगा। चाहे रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, और जो ट्रांसपोर्ट्स के टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, नए नए रोड से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो ये पूरे देश की ग्रोथ के लिए है और वो निश्चित तौर से रियल एस्टेट को भी सपोर्ट करेगी। तो रियल एस्टेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा तो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ अप्रत्यक्ष सहयोग जरूर इससे कुछ न कुछ मिलेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी जोर दिया गया है इस बजट में, ये कहना है आत्माराम गुप्ता जी का, जो बड़े बिल्डर हैं। 40 के प्रेसिडेंट हैं सुरेश अग्रवाल, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी MSME के पक्ष में और MSME को आगे बढ़ाने का हमेशा से इनका प्रयास रहता है, पुरजोर कोशिशें रहती हैं। तो MSME को क्या मिला सुरेश इस बजट में?
एमएसएमई की बहुत टाइम से डिमांड थी, जो कोविड के दौरान बहुत सारी यूनिट्स बंद हो चुकी या आज की तारीख में मरणावस्था में है या बंद होने की अवस्था में है, उनको सरकार ने एक विशेष रियायत दी है। ये एक सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री दोनों को आभार व्यक्त करता हूँ। और 40 की ये विशेष डिमांड इस बार रही थी। साथ ही साथ सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार जो फंडिंग दी है या जो बजट में दिया प्रावधान दिए हैं वो एक अच्छे प्रावधान है। और बजट एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिससे सभी सेक्टर संचालित होते हैं, चाहे वो रेलवे में हो, आवास योजना में हो, चाहे आप पानी के अंदर हो, चाहे एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में हो, सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने प्राथमिकता दी है। साथ ही साथ एक नया बजट में इस बार एक जो नया प्रावधान देखने को मिला वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार का पिछले काफी टाइम से डिमांड व्यापारियों उद्योगपतियों की थी कि हमारे को देश को आगे ले जाना है, तो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा बजट खर्च होना चाहिए, जो हमारे जीडीपी का बहुत कम बजट खर्च हो रहा था। सरकार ने इस बार प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश की है और सरकार ने भी फंडिंग दी है। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं चाइना आज हर एक सेक्टर में क्यों आगे है, उसका एक मेन रीजन ही उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम नई चीजें, नई मशीनरी, नई योजनाएं ला पाएं और हमारी कॉस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम अपनी कॉस्ट को घटा पाएं। साथ ही साथ स्टार्टअप पे भी सरकार ने अच्छा इस बार ध्यान दिया और स्टार्टअप पे, खासकर कृषि के स्टार्टअप पे सरकार का अनुदान भी है और स्टार्टअप के माध्यम से भी हम अपने युवाओं को जोड़ के उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक जो और अच्छी बात रही है वो स्क्रैप पॉलिसी। स्क्रैप पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है, कारण है कि स्क्रैप की वजह से रोड भी जाम होता है, रोड पे गाड़ियां भी खराब होती है, एक्सीडेंट भी होता है। तो सरकार ने इस बार जो राज्य सरकारें हैं उनको 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया और उस पर एक सब्सिडी भी दी है। उससे दूसरा फायदा होगा कि ऑटोमोबाइल ट्रेड जो है वो भी एक अच्छा बूस्ट करेगा। तो स्क्रैप पॉलिसी का यहाँ पर एक मांग भी थी 40 की ओर से और इसमें गेस्ट लगातार जुड़ रहे हैं, स्टूडियो से भी, न्यूज रूम से भी और बाहर से भी। तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सीए आपने हमें जानकारी दी। अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हम 40 के ऑफिस, जहां पर हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा मौजूद हैं और उनके साथ में जो काफी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, वो मौजूद हैं और उनका रुख करेंगे। बीके, अभी कुछ देर पहले भी आप लगातार बात कर रहे थे, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, एमएसएमई को कुछ नहीं मिला, कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं मिला, ऐसे वहां पर जो आपके पैनल में मौजूद लोग हैं वो बता रहे थे। आगे भी बात करिए कि आखिर क्या कुछ दूसरे लोग हैं वो इस बजट को लेकर सोचते हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। साथ जो अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जो उम्मीदें थी इस बजट से, क्या इन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है। अरुण जी, आपकी बात अधूरी रही थी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, एमएसएमई सेक्टर में इस बार इन्होंने जो कोरोना में तकलीफ हुई थी जिन यूनिटों को, उसके लिए विशेष समाधान योजना लाए हैं, जो स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के लिए 1% इंटरेस्ट रेट में डिबेट दी गई, एमएसएमई को डिजिटल नई लोकर योजना में लाया गया, ये सब स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, क्योंकि हमको और भी ज्यादा उम्मीद थी, कारण कि कोरोना से हम अभी उभरे ही हैं। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर से परचेजिंग प्रेफरेंस का जिक्र नहीं आया, जो कि बड़े बड़े बिग हाउस ले जाते हैं, टेंडर होता है तब सरकारी परचेजिंग में। ऐसे में इसको मिनिमम 40 से 50% एमएसएमई सेक्टर से कंफर्म कर दिया जाए। दूसरा, पेमेंट सिस्टम जो एमएसएमई सेक्टर को काफी लेट से मिलता है, इससे वर्किंग कैपिटल में काफी तकलीफ आती है। तीसरी बात, जो सिक्योरिटी जमा देते हैं वो रिफंड आता नहीं है, जिसको टेंडर नहीं मिलता है, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी तो रिफंड। अब हम ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो डॉक्टर भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। डॉक्टर, इन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जो वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप बताइए अभिषेक जी की आप बहुत पैनी नजर रखते हैं और जो तकनीकी प्रावधान है उन पर भी अपना काफी आपने रिसर्च किया है, तो क्या इस बजट में मिला है जो उल्लेखनीय वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए बीके जी, जहां तक हम लोग व्यक्तिगत आयकर स्लैब की बात करते हैं, तो सरकार जहां पहले सेविंग को बढ़ावा देती थी, वहां सरकार अब न्यू टैक्स रिजीम में लोगों की स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के प्रमोट कर रही है। सरकार ने बोला कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपकी आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जो लिमिट पहले 2.5 लाख थी। सरकार ने बोला कि पहले 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, 87 एक रिबेट मिलती थी, वो रिबेट बढ़ाकर अभी 7 लाख तक हो गई है। सरकार ने टैक्स स्लैब में भी चेंज किया, पहले 7 स्लैब होती थी टैक्स की, न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने उसको 5 कर दिया है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो पहले न्यू टैक्स रिजीम में कोई करदाता था जिसको 9 लाख रुपए की इनकम पे 60,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, वो टैक्स अभी 45,000 रुपए पे कर रहा है।
और जो करदाता इसको 15 लाख रुपए की इनकम पे 1,87,500 टैक्स पे करना पड़ता था, वो 1,50,000 टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं को फायदा दिया है। हम व्यापारी की बात करें, सरकार ने व्यापारियों को केवल एक बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता था, जहां आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वो लिमिट पहले 2 लाख की थी, 2 करोड़ की थी, सरकार ने बढ़ाकर उसको 3 करोड़ कर दिया। प्रोफेशनल्स की लिमिट 50 लाख थी, सरकार ने बढ़ाकर 75 लाख कर दिया। पर हमारी सरकार से ये मांग थी एज ए उद्योग रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे कि सरकार, राजस्थान की जैसे स्टेट की अगर हम बात करें तो आज 50% से ज्यादा उद्योग धंधे हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में चल रहे हैं। पार्टनरशिप में आज भी टैक्स की रेट आप देखेंगे तो 30% टैक्स की रेट है, जबकि कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं टैक्स की रेट सरकार 15%, 22% और 25% पर लेकर आ गई है। तो हमें ऐसे लगता है कि जो एमएसएमई को टैक्स में कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए थी या उनको कॉर्पोरेट के बराबर लाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इस बजट में मिसिंग है। थोड़ा सा एमएसएमई की उम्मीद मिसिंग है। रमेश गांधी जी, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, आपके नजरिए से कैसा रहा ये बजट? बजट में दोनों ही बातें हैं, कुछ कमियां भी हैं और कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने जो है सिलेबस को इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट करने की बात की है, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और आगे रोजगार भी उत्पन्न होंगे। और हेल्थ सेक्टर में जो बजट है उसमें पिछले साल के मुकाबले 12% इंक्रीज किया गया है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टैक्सेशन में है, टोबैको में, सिगरेट में 16% टैक्स बढ़ाया गया, जबकि गुटखा, जर्दा, पान मसाला आदि पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। मेजोरिटी ऑफ टोबैको कंजम्पशन जो होता है वो गुटखा, जर्दा, पान मसाला का होता है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उसका 40% टोबैको कंजम्पशन से होता है। तो जो गुटखा, जर्दा, पान मसाला है, इन पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए था, और टैक्स बढ़ाने के साथ साथ उस टैक्स को कलेक्शन करने का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्ट्रिंजेंट किया जाना चाहिए था और कठोर किया जाना चाहिए था, ताकि उस टैक्स का कलेक्शन भी होता। केवल राजस्थान का ही उदाहरण हम यदि लेते हैं तो अभी एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च आई है, इसमें राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी होती है और पूरे देश में 2 लाख करोड़ का इम्पैक्ट है, जो कि हेल्थ बजट से भी कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान दी जानी चाहिए। एक पंकज जी हैं, आपको संक्षेप में पंकज जी आप अपनी बात कहिए बजट के। देखिए, एमएसएमई सेक्टर को एक बहुत अच्छी सौगात है। एमएसएमई के अंदर जो डिले पेमेंट्स के मैटर हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में एक बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम डाला गया, 43B करके एक अलग से सोशल इकोनॉमिक रिजीम डाला है। अगर कोई भी कॉर्पोरेट एमएसएमई को डिले पेमेंट करता है तो उसको 100% उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा आफ्टर 45 डेज। एक बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम है। एमएसएमई समाधान के अंदर बहुत सारे मामले रिजोल्यूशन के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहे थे और बहुत परेशानी थी एमएसएमई सेक्टर के साथ में। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, एमएसएमई के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो एमएसएमई के लिए कुछ प्रयास बेहतर रहे हैं यहाँ पर, और या मिला जुला प्रतिक्रिया है 4D के जो प्रतिनिधि है उनकी ओर से। कुछ उम्मीदें अभी इस बजट से बाकी रही, हालांकि काफी जो उम्मीदें थे वो पूरी भी करता है ये बजट। जी देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने